बाजार की एक्सपायरी के दिन आज है। बाजार में जबरदस्त दमदार शुरुआत के संकेत। दुनिया भर के बाजारों में अच्छी मजबूती और भारतीय बाजार सेंचुरी लगाकर खुलने के मूड में एसजेएक्स निफ्टी पर। तो मजबूत शुरुआत के बाद बड़ा सवाल ये कि टिक पाएंगे और बढ़ेंगे या फिर हर रोज की तरफ फिसलेंगे, और कहां होगी आज की वीकली एक्सपायरी, रहेगा इसी पर खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी के साथ कि आज गैप अप के बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस, और ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट्स के अपडेट पर भी सर से करेंगे चर्चा। पर सर, उससे पहले बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर संदीप, आप देखिए दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में शानदार तेजी होती हुई दिखी है और डाउ नए रिकॉर्ड्स पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। और वजह यही कि अब ब्याज दरें बढ़ने का खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके दम पर अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी चिंताएं थी। 190 अंक डाउ चढ़ा है, 33,000 के पार पहली बार निकला है और बंद होते हुए नजर आया। आज पूरी संभावना है कि 2 बजे स्क्रिपेज पॉलिसी का ऐलान हो जाए, तो ये एक बड़ी इवेंट होगी भारतीय बाजारों की, जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। और प्राइमरी बाजार में 3 आईपीओ में आपके लिए मौके हैं। नज़ारा टेक आईपीओ खुला है, इस पर भी नज़र आएगी। इसके मैनेजमेंट से भी हम आज बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जो आईपीओ प्राइमरी मार्केट का एक्शन है वो भी आपके सामने रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ भी खुला हुआ है, यहाँ पर भी अभी तक का पहले दिन आज तीसरा दिन रहेगा, यहाँ पर भी एक्शन पूरा आपको नजर आएगा। जी दी बिल्कुल सर, तो ढेरों खबरें हैं, ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं। पर सर, जो बड़ी खबर आई है ग्लोबली, उसी से शुरुआत करते हैं। पावेल साहब ने जो कल बाजार को आश्वासन दिया है कि सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा, पर हम रेट्स नहीं बढ़ाने वाले हैं आने वाले 2 सालों के लिए। इस पर बाजार कितना भरोसा करने वाले हैं सर, और क्या ये जो पॉजिटिविटी कल आई है इसको सस्टेन होते हुए देखते हैं? देखिए दीप, पहली चीज़ तो ये कि पावेल साहब ने कल जो पॉलिसी दी है और जिस तरह की कमेंट्री दी है, एग्जैक्टली मुझे लगता है कि वो अमेरिका के शक्तिकांता दास है। जिस तरह की पिछले कुछ पॉलिसीज़ में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने बड़ी मजबूत कमेंट्री दी है, उस तरह की कमेंट्री पावेल साहब से आती हुई दिखी है। अगर कोई ये उम्मीद करता है कि इससे बेहतर पॉलिसी और इससे बेहतर बाजार के लिए पावेल साहब कुछ बोल सकते थे, तो फिर वो उनकी गलतफहमी है। जो कुछ बाजार बेस्ट केस सिनेरियो में सुनना चाहता था वो सब कुछ उन्होंने सुनाया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया पॉलिसी कहीं किसी तरह से अमेरिकी फेड दे सकता था। जहां एक और उन्होंने ग्रोथ का टारगेट 6.5% तक कर दिया है, 4.5% से बढ़ाकर। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ग्रोथ उन्हें मजबूत दिख रही है। इन्फ्लेशन 2.4% तक जाने की उम्मीद है। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। बेरोजगारी कम होगी, उसके बावजूद ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। ग्रोथ वापस से ट्रैक पर आएगी, फिर भी हम ब्याज दरें, और कम से कम 2023 और हो सकता है 2024 तक ब्याज दरें 0% के आसपास रखे। अब इससे ज़्यादा तो कोई फेड चेयरमैन कर नहीं सकता और डायरेक्शन दे नहीं सकता कि हम सब कुछ बेहतर होने के बावजूद अगले 2 साल से 2.5 साल के लिए आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि ब्याज दरें कम रखें, और तब भी अगर बाज़ारों को जोश ना आए तो फिर तो ये तो बाज़ारों की गलती है, या फिर ये कि बाज़ार उन पर भरोसा नहीं कर रहे। फिलहाल ऐसी कोई वजह नहीं है जिस पर बाज़ार भरोसा न करें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इक्विटी मार्केट आगे की सोचकर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, उसी तरह से हो सकता है बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा बहुत रिएक्शन जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स 1.6 1.7 के करीब भी पहुंचे कल, और उस वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए। तो इस उम्मीद में बढ़ रहे हैं कि आज नहीं तो 2 साल बाद, या फिर भले ही फेड ब्याज दरें बढ़ाने में देर लगाए, लेकिन धीमे धीमे इकोनॉमिक रिकवरी के साथ ब्याज दरें मजबूत हो सकती है। तो मार्केट का रिएक्शन हो सकता है रेगुलेटर के रिएक्शन के पहले आए। मार्केट का रिएक्शन हमेशा यही वक्त था पिछले साल जब हम ये बात कर रहे थे नहीं लेना है, और यही वक्त था जब बाज़ार में माहौल इतना ख़राब था। लेकिन बाज़ार आगे की सोचकर, 1 साल आगे की सोचकर आज देखिए वहाँ से जो रिकवर हुआ है वहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। सिमिलरली बॉन्ड मार्केट में भी है। हो सकता है बॉन्ड मार्केट अगले 1 या 2 साल आगे की देखकर थोड़े थोड़े ब्याज दरों में मजबूती के संकेत दें, लेकिन ओवरऑल फेड की जो कमेंट्री है वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि अब भी
अब भी आपके रिस्की एसेट क्लासेस में पैसा बनाने के मौके हैं। अब भी आपके लिए इक्विटी मार्केट में पैसा बनेगा और वो बॉन्ड मार्केट से ज़्यादा बनेगा। तो अगर कोई 2 साल बाद ब्याज दरों में बढ़त की उम्मीद को लेकर अभी से चिंता में है और उस लिहाज से अगर वो बॉन्ड मार्केट में जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो पैसा इक्विटी मार्केट में बनेगा। तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट के लिए फेड की जो ये कमेंट्री आई है, फेड की जो बैठक के बाद जो संकेत मिले वो बेहतरीन है और इसके दम पर दुनिया भर के बाजारों में डेफिनेटली और तेजी बननी चाहिए। दीप, बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहा है। इसमें हमारे बाजारों पर क्या समझना चाहिए सर, क्योंकि इससे पहले भी जब जब पॉजिटिव क्यूज आई थोड़ा गैप अप भी दिखा, पर हर गैप पर बिकवाली हो रही है और कल एक बड़ा ब्रेकडाउन भी आया। ये सिर्फ हम हल्के हो रहे थे फेड पॉलिसी से पहले या फिर कुछ और बड़ी चीज का संकेत समझें इसे? दीप, दो रीज़न है। एक जहां ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, दूसरी ओर एफआईज की बिकवाली हमारे यहाँ है और हम जो ऊपर खुलकर टिक नहीं पा रहे हैं उसकी वजह एफआईज की बिकवाली। लेकिन मेक नो मिस्टेक, एक चीज़ बहुत ध्यान से रख लीजिए, रेंज बाउंड बाजार है। निचले स्तरों पर अचानक से आपको ऐसी खबर आती हुई दिखेगी कि बाजार तेज होते दिखेंगे, ऊपरी स्तरों पर अचानक से आपको प्रॉफिट बुकिंग या कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती दिखेगी कि बाजार कमज़ोर होंगे। तो इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, 500-700 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा और यही ट्रेंड रहने वाला है। अचानक से कल आप देखिए, शायद सबके लिए सेल ट्रिगर्स आए होंगे और जिस तरह की क्लोजिंग हुई, और कल दोपहर में हम 3:20 पर यही बात कर रहे थे कि आप तैयारी ये रखिए 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे आप निफ्टी पर खुलेंगे। और अभी देखिए इस वक्त आप एग्जैक्टली 160-70 पॉइंट ऊपर हैं। तो वो साफ नज़र आ रहा था मेक और ब्रेक लेवल है और अमेरिका में भी एक मेक और ब्रेक एक्शन होना था। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि दमदार शुरुआत होगी। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि अमेरिकी बाजार मजबूत हुए, वो तो ट्रिगर है ही, लेकिन उसके अलावा वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन डीप देखिए, इतने ओवरसोल्ड मार्केट है। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.87 पर आ गया है, जो कि हाल ही की कई सीरीज का सबसे लोएस्ट पुट कॉल रेशियो है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने नेगेटिव हो चुके हैं, एफआईज कितनी अपनी तेजी की पोजीशन कम कर चुके हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, और लोग काफ़ी कुछ शॉर्ट है। तो अगर ये नहीं भी होता तब भी मैं आपको यही कहता कि एक शॉर्ट कवरिंग तो डेफिनेटली आना तय है। तो आज एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स के मजबूत संकेत, दूसरी ओर वीकली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग, ये दो संकेत हैं। और तीसरा थोड़ा बहुत आप मानना चाहें, जो विस्तार से हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे, कि बिकवाली का प्रेशर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खत्म हुआ है, एफआईज ने बेचना बंद किया है या घरेलू फंड्स ने बेचना बंद किया है, लेकिन प्रेशर हल्का सा कल के सेशन में कम हुआ है। परसों आंकड़े आपको अच्छे आए थे, कल प्रेशर कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप एक थोड़ा सा कंफर्ट लेना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो 15,000 के ऊपर 15,100-200 के आसपास दबाकर एफआईज बेच रहे थे, वहां पर हल्का सा उन्होंने ब्रेक लगाया है या फिर अपनी स्पीड को कम किया है, और स्पीड कम करना भी अपने आप में ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन है जो आपको मजबूती देंगे। अब बड़ा सवाल आपका ये कि क्या हम ऊपरी लेवल पर टिक पाएंगे, और इस बार भी फिर दीप वही होना है, जब आप ऊपर पहुंचेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब बस करेक्शन पूरा करके बाजार ब्रेकआउट करने की तैयारी में, वहीं से हल्का फुल्का करेक्शन वापस आता दिखेगा। तो मेरा ये समझना है, पहले तो आप ये समझिए कि आपके लिए जो रेंज है बाजार की ट्रेड करने के लिहाज से, उसका 15,000 आपका मिडिल पॉइंट है। अब 15,000 के ऊपर 300 पॉइंट, 15,000 के नीचे 300 पॉइंट को आपको ट्रेड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला ये होना चाहिए कि जब आप 15,050, 15,100 के आसपास पहुंचेंगे तो वहां से बेचने का मन बनाए, 14,800, 14,700 की रेंज में पहुंचेंगे तो वहां से खरीदने का मन बनाए। और ये ट्रेड आपके लिए सबसे बेस्ट अभी तक हो सकता है, जब तक कि इसमें किसी तरह का और कोई बदलाव डेटा में या बाजार के ट्रेंड में ना दिखे। तो अगले बदलाव के लिए आपको जो फोकस करना है, ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, सिर्फ एफआईज की बिकवाली थमती नजर आए या फिर से खरीदारी होती दिखे तो हम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला ये, 15,000, 300 पॉइंट प्लस, 300 पॉइंट माइनस, इसको ट्रेड करिए, सिंपल। क्लियर बात है सर। तो 15,000 अब एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है और उसके पास से एक बड़ी रेंज अपसाइड और डाउनसाइड की निकल कर आती है। अच्छा सर, वैसे तो एफआईएस की बिकवाली आ रही है, पर पिछले 2 दिनों से कैश मार्केट में बाई फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं और कल भी एक अच्छा बाई फिगर आया, थोड़ा सरप्राइजिंग है। किस तरह से समझेंगे, कुछ और एडजस्टमेंट्स की वजह से? हाँ, एडजस्टमेंट है दीप, और ये एडजस्टमेंट एसबीआई लाइफ की ब्लॉक डील का है, जो इस मेरे ख्याल से 3600-3700 करोड़ रुपए के आसपास की रही होगी। तो उसको हटाकर देखेंगे तो आप नेट आई डोंट नो पूरा का पूरा एफआईज ने खरीदा है या नहीं, और जाहिर सी बात है कुछ और फंड्स ने भी लिया होगा। घरेलू फंड ने 562 करोड़ की बिकवाली की है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो इसका मतलब क्लियर कट है कि
उतने दमदार नहीं है, क्योंकि लोग डील को एडजस्ट करने के बाद देखेंगे, और एडजस्ट करने के लिए से आप दोनों को देख लो ना। देखिए 562 करोड़ यहाँ से निकाले तो नेट नेट एक तरह से समझिए एफआईज और घरेलू फंड ने मिलकर कैश मार्केट में 2000 करोड़ की खरीदारी की है। 2600 में से 562 करोड़ निकाल दिए। अब आपकी ब्लॉक डील की साइज उससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि नेट नेट दोनों मिलाकर कैश मार्केट में 1700-1800 करोड़ की बिकवाली एफआईज और घरेलू फंड्स की है। अच्छी बात यह है दीप, या राहत की बात कहते हैं कि वायदा कारोबार के डेटा इतने खराब है नहीं एफआईज के। सिर्फ 6 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, सिर्फ 53 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, जो कि नहीं के बराबर है। तो वायदा कारोबार में बिकवाली से हाथ रोका है। और अगर इस लिहाज से आप देखें, और घरेलू फंड ने भी कोई खास बेचा नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि डेटा थोड़े से कम खराब है, अच्छे तो नहीं कह सकता, कम खराब है। तो पिछले 2 दिनों में हल्की सी बिकवाली रुकने का, थमने का, धीमे पड़ने का संकेत एफआईज की तरफ से आ रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो ये आप इस वक्त कंफर्ट लेकर चल सकते कि फंड फ्लो जो आप 15,100-200 के आसपास तेज बिकवाली का देख रहे थे, अब वो निचले स्तरों पर एफआईज की बिकवाली का प्रेशर उतना नहीं है, कम है। तो आज जो आपको एसजेएक्स निफ्टी उछल कर आ रहा है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा है कि अमेरिका में 200 पॉइंट की तेजी हुई है, इस वजह से भी आ रहा है कि 2 दिनों से एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं दीप। जी दीप। बिल्कुल, तो ये एक बढ़िया बात है, और देखते हैं कि आज फिर इस फैक्टर का बाजार पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। सर, ढेरों स्टॉक्स पर आज एडजस्टमेंट भी होने वाले हैं, डिविडेंड्स के, स्प्लिट्स के, बोनस इश्यूज भी हैं, और साथ ही आईपीओ मार्केट पर भी आपसे अपडेट लेना है। पर उससे पहले आज के सेटअप को समझाइए सर, क्या क्यूज कह रहे हैं? संकेत देखिए, ग्लोबल संकेत दीप पॉजिटिव साइड पर लेकर चलिए। एफआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं। कैश मार्केट में खरीदारी का तो आंकड़ा है, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर ही हैं, लगातार उनकी बिकवाली चल ही रही है। वायदा कारोबार का संकेत पॉजिटिव है, और जिस तरह से ओवरसोल्ड मार्केट है, हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है, ये ओवरसोल्ड है ही। सेंटीमेंट पॉजिटिव है। आज ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए आप न्यूट्रल भी मान सकते हैं। अगर कल का देखेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, आज सिर्फ आज का देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आज का ही देखते हैं, पॉजिटिव साइड पर रखते हैं। ट्रेंड जरूर न्यूट्रल हुआ है, इसमें एक बदलाव हुआ है। तो 14,900 के नीचे कल क्लोज होने के बाद निफ्टी पर, और स्पेशली 35,000 के नीचे क्लोज होने के बाद बैंक निफ्टी पर ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है। तो ट्रेंड न्यूट्रल साइड पर आया है, और बाकी सब ठीक है। तो अगर आज फिर से एक बार आपको अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है, तो ट्रेंड फिर से न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 14,900 के नीचे की क्लोजिंग ने थोड़ा सा ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। तो यह आज के लिए संकेत हैं दीप। क्लियर है सर। आज के लिए फिर बड़ी रेंजेस क्या निकल कर आ रही हैं? 14,700, 14,750 ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कल के लोज के आसपास के लेवल है। हालांकि ये टूटेगा नहीं, और गैप से खुलने के बाद तो डेफिनेटली मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ जाएगा। फिर भी लोअर साइड पर 14,625, 14,675 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपरी साइड पर 14,900, 14,950 की रेंज में जाने की कोशिश होगी निफ्टी, और वहीं पर एक बार आप खुलकर रुकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसके पार निकले तो 15,000, 15,050 वो रेंज है जहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी कल अपने अहम सपोर्ट के आसपास बंद होता हुआ दिखा है 34,800 को तोड़ने के बाद, और वो है 34,000, 34,125। इस रेंज पर फोकस करिए। इसके नीचे 33,500, 33,600 हल्का सपोर्ट लेवल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, हल्का सपोर्ट लेवल है, लेकिन बहुत दूर का है। तो बेसिकली 33,000 से 34,000 की रेंज में दीप लेवल्स बहुत ही कम है, क्योंकि 33,000 से 34,000 को जब ऊपर की तरफ पार किया था तो बैंक निफ्टी ने एक ही दिन में पार कर लिया, और इस रेंज के बीच में डेटा बने नहीं। इसलिए 34,000 के नीचे सीधा डेटा 33,100 के आसपास का निकल कर आता है, जो कि ढंग का सपोर्ट है, और बीच में एक 33,600 आता है। तो मैंने अंदाज से इसीलिए 33,500, 33,600 को एक सपोर्ट के तौर पर लिया है। ऊपर में 34,800, 35,000 ये पहली रेंज है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके ऊपर निकलने पर 35,175, 35,300 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और बैंकिंग शेयरों में आज मैं ये कहना चाहूँगा दीप, हो सकता है आज फिर से आपको सरकारी बैंकों में खरीदारी का एक्शन आता हुआ नजर आए, तो पीएसयू बैंक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। एक बार वहां पर फिर से एक्शन बन सकता है खरीदारी का, अगर बैंक निफ्टी में आज रिकवरी और लीडरशिप आती है, तो जिसकी संभावना पूरी है कि बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पहले पूरा कर चुका है, और ऐसे में मेरे ख्याल से आज वहां पर अच्छी एक स्मार्ट रिकवरी आपको दिखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और अच्छी रिकवरी होनी चाहिए जहां तक लेवल्स का सवाल है। दिन के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? दिन के लिए रेंज में पहले आपको दे दूं दीप, 14,725, 14,900 ये दिन की रेंज है निफ्टी की।
जिसके बीच में आप पहले ट्रेड होते देखेंगे। मीडियम रेंज 14,675 14,950 की रखिए और बड़ी रेंज 14,625 15,025 की मानकर चलिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,000 34,750 या 800 मान लीजिए, ये दिन की छोटी रेंज है। 33,600 35,000 दिन की मीडियम रेंज है। 33,500 और 35,175 ये दिन की बड़ी रेंज है, इस पर फोकस करना चाहिए आपको। एफ की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन अनचेंज, वही 57% के आसपास से कुछ बदला नहीं। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है 0.87 पर, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आनी है, फर्स्ट हाफ में तो रहेगी, जिस तरह के मजबूत संकेत हैं। विक्स अनचेंज है 20-16 पर, कोई खास बदलाव नहीं। जी दीप। ओके सर, तो ये है आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और पीसीआर ओवरसोल्ड लेवल्स पर है, तो देखिए वहां से क्या एक्शन बनेगा। एक्सिस्टिंग पोजीशंस का क्या करें, और स्पेशली जो लोग कल शॉर्ट करके गए होंगे उनका आज क्या होगा सर? देखिए दीप, पहले तो लॉन्ग पोजीशन 14,675 कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस रख लिए, इंट्राडे बेसिस पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। ये आपके लिए निफ्टी पर स्टॉप लॉस है 14,675। बैंक निफ्टी पर भी कल के लोज के आसपास 34,000 का माफ़ कीजिएगा 34,000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर। तो लॉन्ग साइड पर तो स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है। अब शॉर्ट साइड जो आप कह रहे हैं कि क्या होगा, तो होना तो वही है जो 150 पॉइंट की रिस्क तो आपने ली होगी। जब हम कल बात कर ही रहे थे कि अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट जो भी लेकर जा रहे हैं, मार्केट जिस लेवल पर है 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत हैं, और किसी भी तरफ गैप से खुल सकता है। अब ऊपर खुल रहा है तो एक तो तरीका सीधा है कि 14,725 पर बंद हुए हैं 150 पॉइंट ऊपर, यानी कि 14,875 14,900 होता है, तो 14,900 पर आप स्टॉप लॉस रख लें। दूसरा तरीका ये कि थोड़ा और डीप स्टॉप लॉस रखें, चूंकि आप 14,900 के आसपास या इसके ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 15,025 का। अगर लंबा रखना है तो, छोटा रखना है तो 14,900 का। आपकी श्रद्धा पर है, आपकी पोजीशन पर है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पर है कि आप कहाँ लगाते हैं। तो गैप से नहीं खुल रहा होता तो मैं आपको कहता 14,925 का रखिए, लेकिन चूंकि गैप से खुल रहे हैं तो 15,025 का अब स्टॉप लॉस आपके लिए ज़्यादा ठीक हो सकता है। बैंक निफ्टी पर 34,800 ये क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और जिनको ज़्यादा रिस्क लेनी है वो 35,200 का रखे 400 पॉइंट और ऊपर। तो स्टॉप लॉस में सिंपल फॉर्मूला वही कि आपने किन लेवल पर शॉर्ट किया है। अगर कल ही किया है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ऊपर रखने की में कोई समझदारी है नहीं। पुराना शॉर्ट है, हायर लेवल का है, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो आपने जिस हिसाब से पोजीशन बनाई है उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चलें, वो ज़्यादा बढ़िया। फिलहाल मैं आपको जो दे रहा हूँ वो 15,025 और 34,800 का है दीप। क्लियर बात है सर, तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस आज के लिए एग्जिस्टिंग लेवल्स के। नई पोजीशंस कैसे बना रहे हैं आज सर? खरीदे निफ्टी 14,675 के स्टॉप लॉस के साथ कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, और जब आप गैप से खुल जाएं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। फिर आपका स्टॉप लॉस 14,800 हो जाएगा। एक बार आपने 14,900 को पार किया तो 14,925 को पार किया तो 14,850 पे स्टॉप लॉस ले आएंगे। तो डिपेंड करता है कि कैसा क्या रहता है मामला, कहाँ तक पहुँचते हैं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस धीमे धीमे ऊपर की तरफ। टारगेट 14,850 14,900 925 975 15,025 और 15,050 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, क्यों ना करें। अब आपको करना कहाँ है, 14,975 से 15,050 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। 15,100 का स्टॉप लॉस होगा, और ज़्यादा है तो 15,100 तक भी बेच सकते हैं, तब 15,175 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। 14,975 15,050 की रेंज में शॉर्ट करना चाहिए 15,100 के स्टॉप लॉस के साथ। 14,925 14,900 14,850 और 14,800 शॉर्ट करने के लिए एक ही राय दूंगा दीप की, वो ये कि पहले देखिए कि मार्केट कितना ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ डाउ ऊपर बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत दिख रहे हैं, एशिया पूरा मजबूत है। तो हो सकता है आपको खुलने के बाद एक बार शॉर्ट कवरिंग आए, उस शॉर्ट कवरिंग में जहां आप खुले वहां से और ऊपर जाएं, और ऊपर जाने के बाद काफ़ी हद तक दिन भर फर्स्ट हाफ में मजबूती के साथ टिके रहें, खरीदारी हो, और उसके बाद मिड सेशन या सेकंड हाफ में आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। तो आपको पूरा इस माहौल को देखते हैं, सिर्फ लेवल को देखकर ट्रेड नहीं करना है, माहौल को भी देखकर शॉर्ट करना है। करना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन किस वक्त किस लेवल पर, ये एक जजमेंट आपको रनिंग मार्केट में लेना होगा। ये जजमेंट आप 8 बजे नहीं ले सकते, ये मार्केट में लेना होगा। तो कहाँ बेचना है वो जजमेंट आपका वेरिएबल हो सकता है। फिलहाल मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। जी दीप। क्लियर बात है सर।
इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं नई पोजीशंस के लिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या पोजीशंस बनानी चाहिए सर? बैंक निफ्टी खरीदिए 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ दीप, और सीधा पहला टारगेट 34,750 34,800 का बनता है। उसके ऊपर 35,000 35,100 के दो टारगेट और बनेंगे। 35,175 तीसरा टारगेट है। 35,275 अगला टारगेट। ये सारे टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए बनते हैं आपके लिए, अगर आप करते हैं खरीदारी। तो जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं, तो 35,175 35,275 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। जो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं वो 35,500 400 के आसपास शॉर्ट करें। डिपेंड करता है, वही वाली बात है जो अभी बता रहे थे कि आपको शॉर्ट करने के लिए ये सोचना है कि कहाँ पर करना है। एक चीज़ समझिए कि अब तक लगातार बैंक निफ्टी कमजोरी में लीड करता हुआ नजर आया है। आज वैसा ना सोचे कि बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। हो सकता है ये सिचुएशन रिवर्स होती दिखे, क्योंकि शॉर्ट्स ज़्यादा वहाँ बने हैं, कमज़ोर ज़्यादा वो हुआ है। तो ऐसे में बढ़ने में एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न बढ़ने का ये कि तेज़ी आज किस वजह से हो रही है वो भी आपको समझना चाहिए। तेज़ी होने की वजह यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें नीची रहेंगी, अमेरिका में इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, और अगर इस दम पर ट्रेड होना है तो फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, बैंक्स ये बढ़ने हैं। और उस लिहाज से आज आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, आराम से ऊपर आने दें, क्योंकि ज़्यादा पिटा हुआ है। हो सकता है बैंक निफ्टी जितना लेवल्स हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा भी बढ़ने की कोशिश करें, तो उस वक्त का मूड माहौल, डाउ फ्यूचर्स, ये सब देखकर डिसाइड करिए। तो मेरा पॉइंट है कि आज एकदम सिर्फ लेवल के हिसाब से कॉल मत ले लीजिए कि ये लेवल दिया यहीं पर कर दें। नहीं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ये लेवल आए, रेंज आए, पक्का बेचिए, सोचिए मत, डरिए मत, राइट। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ लेवल पर नहीं, लेवल के साथ साथ उस वक्त के मूड माहौल को देखकर और किन लेवल पर किस तरह का ग्लोबल माहौल है वो देखकर करिए। और बैंक निफ्टी पर वो जो अब 3-4 दिनों से हम लगातार व्यू बनाकर बैठे हैं कि कमज़ोर है तो बैंक निफ्टी बेचिए, बैंक निफ्टी बेचिए, तो आज शॉर्ट करने के लिए आप पहले बैंक निफ्टी को तुरंत बेच दें। ये हड़बड़ी और ये जल्दबाजी और ये गलती मत करिएगा, ये मैं बहुत साफ आपको बता रहा हूँ। जी दी। बिल्कुल सर, तो शॉर्ट करना है तो ध्यान से करिएगा, किसी भी लेवल पर मत करिए, मार्केट का मूड माहौल समझ के शॉर्ट करना है, ये अनिल जी की राय है। सर फंड्स का डेटा तो हमने समझ लिया है। बैन लिस्ट की बात करें तो आधी हो गई है, अब सिर्फ एकमात्र स्टॉक बचा है बैन में, सन टीवी। बीएचईएल इसके साथ था जो कल बैन से बाहर आ गया और 7% का ब्रेकडाउन देखा। तो आज देखते हैं यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। वायदा कारोबार का डेटा समझाएं सर, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? तो और भेल के लिए आज एक अच्छी खबर भी है दीप की, शायद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबरें आई है, या वहाँ पर ये लोएस्ट बीडर के तौर पर आए और आज ही बैन से बाहर आया है। तो बैन से बाहर आते इसके लिए मौके तो बनेंगे, और कल पोजीशन काफ़ी हद तक हल्की हो भी चुकी है। जहाँ तक वायदा कारोबार के संकेतों का सवाल है, 14,800 के ऊपर खुलते ही शॉर्ट सेलर्स ट्रैप। कैसे? 14,800 के कॉल ऑप्शन पर दीप कल जुड़े हैं 25 लाख शेयर, और कुल मिलाकर है 29 लाख शेयर। 14,900 पार करते और ज़्यादा ट्रैप। 14,900 के कॉल ऑप्शन पर कल जुड़े हैं 16 लाख शेयर और कुल मिलाकर 27 लाख शेयर। यानी कि आप ये समझिए 55 लाख शेयर दोनों स्ट्राइक प्राइस पर 14,900 के ऊपर खुलने पर ट्रैप होते हैं, और ये शॉर्ट कवरिंग 50 से 75 पॉइंट निफ्टी को और ऊपर ले जा सकती है। तो अगर आप शुरुआती 15 मिनट में 14,900 के पास खुलकर टिक गए तो 14,950 14,975 तो आपका आता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कल सबसे ज़्यादा एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखा है, वो है 14,800 का कॉल 25 लाख शेयर। कल कॉल राइटर्स बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट करके गए कि क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 14,800 के ऊपर थोड़ी खुल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो 75 पॉइंट का 80 पॉइंट का हम कंफर्ट लेके जा रहे हैं, और ये देखिए 180 ऊपर खुल रहा है। इसीलिए कल हम बात कर रहे थे कि आपका अगर सिर्फ 75-80 पॉइंट के कंफर्ट के साथ जा रहे हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पर, तो वो ठीक नहीं है। डेटा आपको 150 पॉइंट का गैप या 150 पॉइंट की ऊपर या नीचे की गैप अप गैप डाउन के संकेत दे रहे थे, और एग्जैक्टली आप देखिए 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास का। तो जिन लोगों ने कल ये रिस्क समझिए और कल क्लोजिंग में यही स्ट्रेटेजी दे रहे थे कि कोई कुछ करना ज़रूरी नहीं है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करें। अगर आप लॉन्ग हैं तो आप ये मान के चलें कि 150 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं, अगर शॉर्ट है तो ये मान के चले 150 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। और उस लिहाज से आपको कितनी पोजीशन रखनी है, वो रिस्क मैनेजमेंट जिसने किया है उसका आज पैसा बन जाएगा। तो दीप 14,800 14,900 पार होने के बाद ये आपके लिए दिक्कत है। फिलहाल ऊपर 15,000 के ऊपर या इसके आसपास रुकावट का संकेत है, जहाँ 43 लाख शेयर कॉल्स में, तो शायद हम उसको आसानी से पार न करें, या करें तो भी वहाँ पर कहीं कहीं रुक जाएंगे। अब वो 15,000 पर रुके या 15,050 के आसपास रुके, वो देखने वाली बात है। तो ये है डेटा आपके लिए निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 35,000 पार करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल दीप 35,000 के आसपास, जहाँ से हम 750-800 पॉइंट दूर बंद हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं वहाँ पर तगड़ी एक बार रुकावट है।
12 लाख शेयर हैं 35,000 के कॉल ऑप्शन पर, तो वो एक हल्की रुकावट का लेवल आपके लिए मानकर चलें। बाकी कोई खास डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेवल सारे मैं आपको बता ही चुका हूँ। जी दीप। बिल्कुल सर, तो क्लियर है ये सारा अपडेट आपके लिए और अहम लेवल्स आज के एक्शन के लिए। अच्छा सर, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करनी है और फिर आईपीओस पर भी आएंगे। पहले तो आईटीसी, कल हमने एक्सक्लूसिव खबर दी थी और देखिए वीक बाजार में भी स्टॉक ने होल्ड आउट करा, पर यहाँ से मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी कुछ भी डेवलपमेंट होगा हम बाजार को बताएंगे। तो ना उन्होंने एक्नॉलेज करा है ना डिनाई करा है, बट स्मार्टली कहा है कि जब भी कुछ होगा बाजार को बताएंगे। कैसे समझे मैनेजमेंट के कॉमेंट्स? तो कुछ नया नहीं कहा है, नया कुछ नहीं किया है, और कल हमारी स्टोरी में हमने मैनेजमेंट का यही क्लेरिफिकेशन लेकर भी चलते। खाली ये है कि ऑफिशियली मैनेजमेंट ने एक्सचेंजेस पर भी ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि फिलहाल इसका ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, जब भी होगा तो वो इन्फॉर्म करेंगे। और वो जाहिर सी बात है, हर मैनेजमेंट यही रिएक्शन देगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हर कंपनी को सबसे पहले इन्फॉर्म एक्सचेंजेस को ही करना होता है। हमें इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं कि सबसे पहले वो हमें बताएंगे या किसी और जर्नलिस्ट को या मीडिया हाउस को बताएंगे कि देखिए हम डीमर्जर करने जा रहे हैं। नेचुरली जब भी कुछ भी बात आगे बढ़ेगी, ऑफिशियली होगी, वो सबसे पहले एक्सचेंजेस को भी बताई जाती है। और हमने तो ऑलरेडी मैनेजमेंट को लिखकर पूछा भी था, मैनेजमेंट ने डिनाई किया। उन्होंने कहा भी कि हम वैल्यू क्रिएशन के लिए, शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन के लिए काम कर रहे हैं। वो हमने सेंसिबल तरीके से, जिम्मेदारी के साथ मैनेजमेंट से रिएक्शन लेने के बाद ये स्टोरी डाली है। तो हम अब भी हमारी स्टोरी पर कायम है कि जी हाँ, हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि आईटीसी के डीमर्जर पर काम चल रहा है, विचार चल रहा है। अब देखिए ये कोई ऐसा छोटा मोटा डीमर्जर तो है नहीं कि एक दिन में 2 दिन में हो जाए, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर होगा तो ये इस साल की सबसे बड़ी इवेंट होगी। ये 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 9 महीने में होगा। बड़ी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है, ये हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के काम नहीं है, लंबे काम है। तो इसलिए ये लंबी प्रोसेस है, आप 1-2 दिन में इस पर आप ये सोचिए भी मत। तो इसलिए पूरी तरह से जो हम सोच रहे थे वही है, और उसमें कहीं कोई आईटीसी की तरफ से जो रिएक्शन आया उससे हमारी स्टोरी पर फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल चीज़ है दीप, एक बात समझ लीजिए, आईटीसी 24 कैरेट गोल्ड है। अगर आपने गलती से 55,000 रुपये के दाम पर गोल्ड खरीद लिया, 50,000 रुपये के दाम पर आपने गोल्ड खरीदा हो, और आज 45,000 रुपये का दाम है, क्या आप ऊपर नीचे हो जाते हैं? अगर आप ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर न गोल्ड न इक्विटी मार्केट आपके लायक है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट, जब आप 55,000 और 50,000 का गोल्ड खरीद कर ऊपर नीचे नहीं होते, आपको ये लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल इस न मेरा भाव आएगा बल्कि उसके ऊपर भी आएगा, और मैं भाव आने पर भी नहीं बेचूंगा, वही थॉट प्रोसेस आईटीसी के शेयर होल्डर्स की होनी चाहिए। और एक चीज़ समझिए, कभी भी ये एक तरफा चाल नहीं है। जब इतने बड़े स्टॉक्स हैं तो ऊपर नीचे काफ़ी होंगे, चलेगा, लंबा प्रोसेस है। जिन लोगों के पास आईटीसी है, जिन लोगों ने आईटीसी लिया है, वो ये मान कर चले, दिल में पूरा कॉन्फिडेंस रखे और दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखें कि उन्होंने 24 कैरेट गोल्ड खरीदा है। कोई दिक्कत नहीं दीप, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और हमारे सारे प्यारे दर्शक भी यही हैं। 1 साल बाद मुलाकात करेंगे, देखते हैं आईटीसी कहाँ होता है, क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, सब कुछ ठीक है। बाकी ये है, हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमने एकदम सेंसिबल रिपोर्टिंग की है और सोच समझ कर की है। और आईटीसी का जो रिएक्शन है, ऑफिशियल रिएक्शन, वो हमने ऑलरेडी कल स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही की है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम स्टोरी करते तो लोगों का ध्यान उस वक्त टिप्पणी पर नहीं जाता, जब ऑफिशियली एक्सचेंजेस को वो बताते तो जाता है। तो वो तो जो आईटीसी ने कल एक्सचेंजेस को भेजा है वो तो हम ऑलरेडी स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करके ही चल रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल आप आराम से निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको सोना खरीद कर डर लगता है तो आईटीसी भी खरीद कर डर लगना चाहिए, और अगर सोना खरीद कर डर नहीं लगता तो आईटीसी खरीद कर भी बिल्कुल मत डरिए। क्लियर बात है सर, तो प्योर गोल्ड है, रखिए इसको और भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं इस पर वैल्यू क्रिएशन होगा। गोल्ड की बात करी सर, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ चल रहा है, इस पर हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन 1.25 गुना तक ही भरा है इशू, बट मोर इंपॉर्टेंटली नज़ारा पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर रिपोर्टिंग 4 गुना ये इशू भर चुका है। कैसे देखें इसको? बेस्ट तो नज़ारा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपनी तरह का अलग आईपीओ है, और गेमिंग वाले बिजनेस की शायद
पूरी 100% इकलौती एकमात्र कंपनी होगी। और नए ज़माने का बिजनेस है तो यहाँ पर वैल्यूशंस और ये सारी चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सिंपल चीज़ यही है, फैंसी रहेगी और ग्रोथ आगे जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको देखकर मार्केट का पूरा रुझान रहेगा। तो बड़े लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं। और मैं स्पेशली बड़े लिस्टिंग गेन के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये कि क्या वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, इसको मैं मैनेजमेंट से बात करने के बाद डिसाइड करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिस्टिंग कितनी बड़ी होती है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है। लेकिन जब बड़े लिस्टिंग गेन की बात हो रही तो आपको लगाना तो है ही है। जब जैसा आगे लिस्टिंग होगी, जैसा मैनेजमेंट का रुझान मिलेगा, आगे की ग्रोथ को लेकर ज़्यादा जितना कंफर्ट आएगा उसके बेसिस पर हम आगे डिसाइड करेंगे। और आज तो मैनेजमेंट दीप हमारे साथ हैं भी, 10:35 पर हमारे न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट में CEO साहब हैं, जॉइंट MD साहब हैं, दोनों से हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में। इंटरेस्टिंग कंपनी है। और मैं आप सब लोगों से भी दरख्वास्त ये करूँगा, निवेदन करूँगा कि सिर्फ IPO पे इतना फोकस ना करें कि मैंने बोल दिया लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, लेकिन उस कंपनी को समझने की कोशिश करें। इसलिए ये इंटरव्यू भी ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस बिज़नेस में आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। जितना बिज़नेस के बारे में आप जानेंगे समझेंगे ना, उतना आपका कंफर्ट कॉन्फिडेंस बना रहेगा स्टॉक को लेकर। तो कभी फिर क्या 5-10%, 15% स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए तो आपको टेंशन ना आए। तो इसलिए ज़रूर ये इंटरव्यू देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि नज़ारा के लिए आगे आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक क्या हो सकता है। जी दीप। बिल्कुल सर, नजर रखेंगे नज़ारा आज के क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। इंटरेस्टिंग डे होने वाला है ट्रेड के लिए। चलिए अन्य स्टॉक्स जो आज फोकस में उनके बारे में भी जान लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम भी तैयार है बताने के लिए आपको। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ट्रिगर्स जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो है आज स्क्रैपेज पॉलिसी पर ऐलान करेंगे। इसके अलावा हुडको पर फोकस रखिए क्योंकि अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। डिविडेंड का ऐलान होने पर करीब जो 26 मार्च है वो रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अरविंद फैशन राइट्स इश्यू बंद होगा। साइज जो है करीब 200 करोड़ रुपए का है और जो इसकी कीमत है वो 135 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी। और इंटाइटलमेंट रेशियो इशू में 20 पर 3 राइट शेयर जो हैं वो दिए जाएंगे। फोर्टिस हेल्थ केयर की हियरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर भी देखना होगा किस तरह से फैसला निकल कर आता है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में निजी निवेश के लिए कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP देना होगा। एक स्टॉक में प्राइस बैंड रिवीजन भी हुआ है। इमामी पेपर मिल्स 20% से घटकर 10% अब इसका प्राइस बैंड रिवाइज किया गया है। काफ़ी सारी स्टॉक्स में आज एक्स डेट है अलग अलग कारणों से, जिसमें डिक्सन टेक 1:5 के स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है। इन्फीबीम और एस्ट्रल पॉली, यहाँ पर इनकी जो बोनस इश्यूज इन्होंने किए हैं उसकी एक्स डेट है। साथ ही REC राइट्स, BDL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड और IIFL सिक्योरिटीज, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पर जो इनकी एक्स डेट है वो आज होती हुई दिखेगी। इसके अलावा कुछ एक IPOs हैं जिनका अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर आखिरी दिन IPO करीब 107 गुना भरता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों ने ऑलमोस्ट 20 गुना इसमें सब्सक्रिप्शन किया है। इशू साइज 600 करोड़ रुपए का है। साथ ही क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहाँ पर भी IPO अपडेट आया है। आखिरी दिन ऑलमोस्ट 4 गुना ये भरता हुआ दिखा है और रिटेल निवेशकों ने करीब 3.5 गुना इसको सब्सक्राइब करते हुए ये नजर आए हैं। इशू साइज 824 करोड़ रुपए का है। कल्याण ज्वेलर्स जिसकी आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी IPO जो है आज बंद होगा और दूसरे दिन IPO करीब 1.25 गुना भरा है और इसका जो रिटेल निवेशक है उन्होंने ऑलमोस्ट 2 गुना सब्सक्राइब ये करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा फ्रेंजी अभी तक नहीं आती हुई नजर आई है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका भी IPO अपडेट है। पहले दिन IPO करीब 40% तक भरता हुआ नजर आया है और यहाँ पर जो रिटेल निवेशक है ऑलमोस्ट 0.9 टाइम्स सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं। इशू साइज 583 करोड़ का है। और कुछ एक खबरें हैं मेरे पास जिसमें टाटा कम्युनिकेशन के OFS को लेकर है। OFS के जरिए करीब 5440 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। कुल OFS ऑलमोस्ट 1.33 टाइम्स भरता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिटेल निवेशकों से काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि जो नॉन रिटेल हिस्सा है वहाँ पर बेहतरीन सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिले हैं। और अंत में BHEL, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो टेंडर निकाला गया था उसमें सबसे कम बोली इसने लगाई है। और मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू 6 टर्बाइन आइलैंड पैकेज प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 10,800 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। तो बड़ा ऑर्डर जो है इनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो BHEL पर फोकस रखिए।
बिल्कुल, BHEL पर रखना है फोकस और बैन से भी बाहर आया है स्टॉक, तो आज एक्शन में दिख सकता है। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो एविएशन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिएगा, क्योंकि फरवरी महीने में जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है उसमें मंथ ऑन मंथ 1.2% की ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 36.7% के आसपास की गिरावट हुई है, और ये दूसरा महीना है लगातार जहाँ पे आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है। अगला स्टॉक है IFGL रिफैक्ट्रीज। यहाँ पे L&T म्यूचुअल फंड ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम किया है, 5% से कम करके अब ये 2.3% हो गई है। 12 मार्च को 9.7 लाख शेयर जो है वो इन्होंने बेचे हैं। इसके अलावा जस्ट डायल HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ घटाई है, 5.6% से घटा के 3.59% कर दी है। कुछ और बल्क डील्स है जिसमें ब्रिज GVS फार्मा या LTS इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 5.7 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं 94.56 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे। इनसाइडर ट्रेड्स में दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पे प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे हैं 25,000। 12 मार्च को वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, यहाँ पे प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे हैं 97,200 शेयर्स बेचे हैं 16 मार्च को। JSW एनर्जी में प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे हैं 51,800 शेयर्स करीब बेचे 12 मार्च को, और 12 मार्च को ही गोदरेज एग्रोवेट में प्रमोटर्स ने करीब 30,550 शेयर्स खरीदे हैं। इनफैक्ट गोदरेज ग्रुप की जो प्रमोटर्स है वो लगातार इन कंपनियों में खरीदारी करते जा रहे हैं। ओके, तो नजर रखिए प्रमोटर एक्शन, फंड एक्शन आपके लिए, और कुछ और खबरों वाले शेयर्स आशीष से भी जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आईटीसी फोकस में, अब ये स्टॉक सबको पसंद आएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ, और 251 रुपए का लक्ष्य दिया है। 211 कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे हैं कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है बहुत आकर्षक है, और आगे जाकर सिगरेट कारोबार में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, और यहाँ से जो मुनाफा है वो भी सुधरते हुए नजर आएगा। M&M CLSE की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए 838 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री बिल्कुल भी सपोर्टिव नजर नहीं आ रही। सबसे पहली बात, इन्होंने जो FY 21-23 के बीच का EPS अनुमान है इसमें करीब 3 से लेकर 7% की कटौती की, और इसके पीछे का कारण यह है कि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसके चलते ये मान रहे कि वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने EPS में कटौती की है। ग्रासिम JP मॉर्गन की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, न्यूट्रल की रेटिंग को बदलकर अभी ओवरवेट की राय दे रहे हैं। 1750 रुपए के लक्ष्य के लिए 1370 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कैपिटल एलोकेशन की जो चिंता कम होती नजर आ रही है, सीमेंट कारोबार बढ़िया है, और मान रहे कि स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 6700 से बढ़ाकर 7560 कर दिया है। 6520 जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो स्टॉक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। डालमिया भारत, लगातार ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। गोल्डमैन सैक्स की आज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1715 का दिया है, 1560 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि यहाँ पर जो है डीलेवरेजिंग और नॉन कोर एसेट की बिकवाली के चलते बढ़िया ट्रिगर देखने को मिल सकता है। बंधन बैंक, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 484 रुपए के लक्ष्य के लिए 335 की कल की क्लोजिंग है। HUL पर नजर रखिएगा। अंत में सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2625 रुपए के लक्ष्य के लिए 2223 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। और ITC पर आई है एक दमदार रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली की वैल्यूएशंस है आकर्षक 251 का टारगेट, और साथ ही HUL पर सिटी की रिपोर्ट, यानी कि FMCG स्टॉक्स में रहेगा भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार है। वक्त है पिक ऑफ द डे का। किरणजीत, सुप्रभात, करिए शुरुआत। जी वेरी गुड मॉर्निंग दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। बाय करने की सलाह है अशोक लेलैंड। कल दीप ने मुझे पूछा था कि इधर शॉर्ट करने की करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा था 117 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर चलता है तो क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें बेचना चाहिए। 117 रुपए 15 पैसे की कल की क्लोजिंग मिल गई। मेरा मानना है कि 116 रुपए 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी बहुत ही नजदीक है, और टारगेट्स के लिए 123 125 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो 23,125 के टारगेट के लिए करें खरीदारी अशोक लेलैंड में। यह है पहली पिक आपके लिए। राजेश पालिया साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका आज के लिए शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
अनिल जी, आज का जो पिक रहेगा वो बाय साइड का रहेगा और वो रहेगा बालाकृष्णा इंडस्ट्री। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 4-5 सेशन से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और जिस तरीके से स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा अपमूव यहाँ से दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हम इसका डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से बालाकृष्णा इंडस्ट्री को बाय करना चाहिए। 1635 के आसपास कल के क्लोज थे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 1605 के आसपास, लेकिन हमें टारगेट जो इसमें लगते हैं वो आना चाहिए करीब 1690 1700 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो बालाकृष्णा इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज का जो पीक है मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रासिम में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। ग्रासिम में जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो 1345 का है, 1345 ये स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में ग्रासिम में मेरे को लगता है कि इमीडिएट जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 1380 के बन रहे हैं और 1380 का लेवल टूटने के बाद 1400 रुपए तक का लेवल भी ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। तो ग्रासिम में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। वागले साहब सुप्रभात, क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आज मेरा नोटा है वो Okay. इसके लिए कि क्योंकि इसके लिए कल जिस तरह से मार्केट में क्रैकडाउन आया और आज जो गैप अप ओपन हो रहा है, तो पहले आधे घंटे का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सस्टेन होता है तो बाय करेंगे, सस्टेन नहीं होता है तो ऊपर में बेचेंगे। तो क्लैरिटी है नहीं तो मैं आज अवॉइड करूंगा। लेकिन क्लैरिटी कल थी कि EI इंडस्ट्रीज जो कल वागले साहब ने आपको पिक ऑफ द डे के तौर पर दिया। कैश मार्केट के स्टॉक्स आमतौर पर कम देते हैं, लेकिन 5% इस कमज़ोर बाजार में भी देखिए मजबूती के साथ हायर लेवल्स की तरफ जाकर बंद हुआ। और अच्छी बात यह दिन भर आपको खरीदने का मौका मिला और सेकंड हाफ में मिड सेशन के बाद तेजी बनती हुई दिखी। तो ये थी कल की पिक वागले साहब की कि EI इंडस्ट्रीज जो कमाल करती हुई दिखी। आइए बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका भी कोई खरीदारी बिकवाली का इरादा है या फिर नोटा? नहीं अनिल जी, पहले तो सुप्रभात आपको और दीपांशु को। अनिल जी भरपूर काम करा है, बिल्कुल नोटा नहीं है। और मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम पर खरीदारी की राय है। 357 357 का स्टॉप लॉस है, 390 390 के लक्ष्य के लिए एडवांस एंजाइम में खरीदारी की राय है। ओके, एडवांस एंजाइम्स ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 370 के आसपास हुआ है बंद, 390 के रखिएगा टारगेट। और कुणाल जी आप भी बता दीजिए सुप्रभात आपका शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है कैश मार्केट का सीमेंट स्टॉक जेके सीमेंट, जिसमें हमने कल बड़ी दमदार रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई देखी और मुझे लगता है अनिल जी वापस से सीमेंट में आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। अभी डालमिया भारत की भी चर्चा चल रही थी, तो जेके सीमेंट खरीद करके चलें। यहाँ पर एक 2825 2825 का स्टॉप लॉस रखना काफी रहेगा। 2825 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 2950 का, दूसरा टारगेट 3050 3050 का टारगेट है। जेके सीमेंट खरीदारी की राय। ओके, जेके सीमेंट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। सेठ साहब ने भी कल खरीदारी करने की राय दी थी अशोका, बिल्डकॉन और मदरसन सुमी क्लोजिंग वाले शो में, लेकिन आज देख लेते क्या क्या स्टॉक्स सेठी साहब के रडार पर हैं। सेठी साहब नमस्कार, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक याद किया कि कल दोपहर को जब बाजार में कार्नेज था तब भी मेरी खरीदारी करने की सलाह थी और लकीली वो राइट प्रूव हो रही है, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी अभी 180 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। हालांकि उसका क्रेडिट यूएस में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को जाता है, जिनके जो डविस कल स्टेटमेंट आए जो कि लो इंटरेस्ट रेट रहने के उन्होंने जो आसार बताए 2023 तक, तो उसके कारण से दुनिया भर के बाजारों में तेजी है और आज हम एक अच्छी खासी गैप ओपनिंग के साथ खुलेंगे, गैप अप के साथ खुलेंगे। और आज के लिए जो मेरा पिक ऑफ द डे है अनिल जी, एक F&O का स्टॉक पिक ऑफ द डे के रूप में दूंगा और एक कैश मार्केट का भी दूंगा। F&O से मैंने पिक किया है BHEL भेल को, जिसकी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी। एक तो ये F&O के बैन से आज स्टॉक निकला है, एक अच्छे लेवल पे आ गया है पिछले कुछ दिनों की गिरावट से, और आज फंडामेंटली खबरें भी है कि एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से 10,800 करोड़ का ऑर्डर मिलने के, ये लोएस्ट बिडर है तो ऑर्डर मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आज एक तेजी रहेगी। 55 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 49 का, 49 रुपए का। और कैश मार्केट का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा आज MSTC, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। बजट वाले दिन मैंने 200 रुपए पे इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, वहां से इसने 400 रुपए तक के हाईस टच किए। कल ये 318.19 पे बंद हुआ है। इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह से स्क्रैपेज पॉलिसी पे भी फर्दर डिटेल्स आ रहे हैं और एक और खबरें आ रही है कि इनकी भी एक अपनी सब्सिडरी को डाइवेस्ट करने की बातें चल रही है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए। 330 के इसमें मेरे टारगेट रहेंगे।
इसके अलावा और कुछ स्टॉक्स हैं अनिल जी, F&O स्पेस से आज मुझे लगता है मेटल स्पेस में अच्छी तेजी बननी चाहिए। जिस तरह से लो इंटरेस्ट रेट की वापस से बातें हो रही है, मुझे लगता है उसका फायदा मेटल स्पेस को मिलेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील वहां से पिक किया, जो कि कल 423 के आसपास बंद हुआ। मुझे लगता है आज इसमें 432 435 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली यूपीएल, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी गिरावट भी आ गई है, कल 610 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है विद द टारगेट ऑफ 625 ड्यूरिंग द डे। ओके, तो भेल खरीदने 55 रुपए के टारगेट के लिए, एमएसटीसी खरीदिए 330 के टारगेट के लिए, जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदिए 432 के टारगेट के लिए और यूपीएल खरीदिए 625 के टारगेट के लिए। ये है 4 बेहतरीन स्टॉक्स पिक ऑफ द डे, जिसमें से एक है कैश मार्केट का एमएसटीसी, जो आज कमाल करने की तैयारी में। कमाल करने की तैयारी इसलिए है कि आज पूरी संभावना है कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब आज ऐलान करेंगे अपनी स्क्रैपेज पॉलिसी का। स्क्रैपेज पॉलिसी पर ही एक राय सेठी साहब आप दे दीजिए। एमएसटीसी आप बता चुके हैं, अशोक लेलैंड, किरण जी बता चुके हैं, और किन शेयरों पर असर पड़ सकता है? कुछ और खरीदना चाहिए या यहीं पर फोकस करें? अनिल जी, ये दोनों स्टॉक्स तो डेफिनेटली अच्छे हैं ही। इसके अलावा मुझे लगता है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट उसमें भी आ गई है, अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है, वहां पे भी बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। वो स्टॉक भी अच्छा लगता है और स्क्रैपेज पॉलिसी का एक अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। फिर आप मुझे लगता है मारुति ऑल्सो कुड बी पॉजिटिव। और बाकी ये जो मैंने कल एक मदरसन सुमी ऑटो कंपोनेंट कंपनी को भी पिक किया था, मुझे लगता है स्क्रैपेज पॉलिसी के बाद ये जो ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स है, वहां पे क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, वहां पे अच्छी तेजी हो सकती है। ओके, तो ये ऑटो कंपोनेंट में भी बढ़िया तेजी हो सकती है, ऑटो में तो होगी ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी करने के आपके आसार बनते हुए नजर आएंगे। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर पूरा एक्शन रहने की संभावना है। हुडको, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए। आज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है और जो भी डिविडेंड आएगा उसके बाद 26 मार्च की रिकॉर्ड डेट भी है। हुडको खरीदारी करने की राय है या इंतजार करें? अनिल जी, हुडको के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो तो होल्ड करके चले, और जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है वो लोग अगर कोई भी छोटा मोटा डीप अगर 45 रुपए तक देखने को मिलता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक में ऊपर में जैसे ही 50 रुपए का पहला हर्डल क्रॉस होगा, उसके बाद स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर आने वाले दिनों में 55 रुपए से लेके 58 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में हुडको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, और जिन्होंने लेके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें। आने वाले दिनों में जरूर एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए हुडको पर राय है। कुणाल जी जरा फोर्टिस हेल्थ केयर के चार्ट देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से इनकी हियरिंग है। स्टॉक है हियरिंग से पहले पिछले 2-3 सेशन में थोड़ा मजबूत होकर बढ़ते हुए नजर आया है। अब किसी भी तरफ फैसला आ सकता है। जिन लोगों की है पोजीशन, जिन्होंने खरीद कर रखा है, वो क्या करें ये बता दीजिए जरा कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे, और अगर फैसला अनुकूल आ जाता है और स्टॉक भागता है तो टारगेट्स क्या रखने चाहिए? अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत बढ़िया है और ये स्टॉक बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए और एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। हमने इसमें एक तेजी भी देखी थी गुरुवार के दिन, और उसके बाद मंगलवार के दिन, और फिर कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अनिल जी कि जब तक 180 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक ओवरऑल बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। मान लीजिए 180 के नीचे ट्रेड करने लगता है तब जरूर लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड करें, अदरवाइज बने रहें। मुझे लगता है ये स्टॉक 225 के लेवल्स दिखाएगा, तो यहां से भी काफी बड़ा अपसाइड स्टॉक पे मुमकिन है। 180 के स्टॉप लॉस से मेरी होल्ड करने की राय। 180 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय है फोर्टिस हेल्थ केयर में। टाटा कम्युनिकेशन, इस स्टॉक पर भी राय दीजिए सेठी साहब। ऑफर फॉर सेल्फ कंप्लीट हो गया। सरकार को जो बेचनी थी 5,500 करोड़ की हिस्सेदारी बेच दी है 1.33 टाइम्स, और रिटेल इन्वेस्टर से थोड़ा सा मतलब रेस्पॉन्स ठंडा आया है, बाकी इंस्टीट्यूशन ने तो भर ही दिया। और ये बताइए कि क्या करना चाहिए जिन लोगों ने नहीं खरीदा है, क्या मार्केट से खरीदें? टाटा कम्युनिकेशन पर क्या है आपकी राय? बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक भी मेरे बिल्कुल आज रिकमेंड करने की लिस्ट में ही था, बट चूंकि लिस्ट ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो गई थी तो मैंने अपने आप को रोका। बट इस स्टॉक में 1141 के लेवल पे डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओएफएस का प्राइस था 1161। हालांकि रिटेल निवेशकों से ठंडा रिस्पॉन्स मिला, बट इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छे खासे नाम इसमें आए हैं। और अब जब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी इसमें कम कर दी है तो अब ये रास्ता है वो टाटा ग्रुप के लिए क्लियर हो गया। एक दमदार कंपनी है, अंडर सी केबल बहुत बड़ा एक इनके पास कारोबार है, और बाकी भी
जिन जिन सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है फ्यूचर बहुत ही बड़ा लगता है और मुझे लगता है टाटा ग्रुप इस कंपनी को भी एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और एक बार सरकार की हिस्सेदारी बिक जाएगी उसके बाद मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ और आज ये 1141 के लेवल पे अगर मिलता है बाजार खुलते से तो लपक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आज ही इसमें एक अच्छी खासी तेजी बननी चाहिए इस स्टॉक। और बिल्कुल ये कल पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी ने भी दी थी। तो एक बार जरा कुणाल जी से अपडेट ले लिया जाए टाटा कम्युनिकेशन पे। कुणाल जी दीजिए अपडेट। अनिल जी देखिए पूरी तरह सहमत हूं मैं जो अभी कह रहे थे सेठी साहब की लपक कर बाय करना चाहिए। इसमें एक अनिल जी बड़ा करेक्शन आ चुका है और करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1100 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है तो इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक एक बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होगा। टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स में हम रैली देख रहे हैं और टाटा कम्युनिकेशन डिप के बाद वापस चलने के लिए तैयार है तो बिल्कुल खरीदारी करके चलने की राय। ओके और इस बीच एक स्टॉक और है पालविया साहब, जरा इसके चार्ट्स देखिए। वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी और साथ में अंबर के भी देख पाएँ तो देख लीजिए। दोनों देखेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम डिक्सन के तो देख ही लीजिए। 20,000 रुपये का शेयर था, ये कल तक था, अब आज नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर गिरने वाला है, हर एक शेयर 5 शेयर में बदल जाएगा, यानी कि 20,000 वाला हो जाएगा 4,000। स्टॉक स्प्लिट आज से हो रहा है। तो एक तो ये खबर है। दूसरी ये कि सरकार ने भारत में डिस्प्ले यूनिट्स बनाने के लिए आवेदन मंगाए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो बाहर से जो इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें टीवी डिस्प्ले यूनिट, वो बाहर से नहीं करेंगे, यहीं बनाएंगे। फिलहाल चीन, कोरिया, ताइवान वगैरह से आती है। तो जाहिर सी बनाने वालों में क्या है, यही है डिक्सन, अंबर, हेवल्स टाइप के स्टॉक्स। तो दो अच्छी खबरें हैं डिक्सन के लिए। एक तो जो सबको पता था पहले कि स्प्लिट हो रहा है, और दूसरा ये खबर भी। चार्ट देखिए सर, बताइए। जी अनिल जी, चार्ट तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश टेरिटरी में ही है डिक्सन का। और डिक्सन में देखें तो आज जो एडजस्टमेंट के बाद जो प्राइस ओपन होगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। और जैसा कि कल बंद हुआ है करीब 20,075 के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 4,000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाय करें। इसमें 3850 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम और ट्रेंड इंटैक्ट है इसका, ये स्टॉक में वापस से एक तेजी का मूव बनते हुए दिखेगा। वापस 4200-4300 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में। अंबर का सेटअप भी पॉजिटिव है, पिछले कुछ दिनों में एक करेक्टिव एक्शन जरूर मिला है, लेकिन स्टॉक अपने ओवरऑल सेटअप को, बुलिश सेटअप को अभी भी होल्ड किए हुए। और जिस तरीके से एग्जैक्टली स्टॉक 3350-60 के रेंज में सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 3340 ये स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, और ऊपर में मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक 3480 से 3520 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो अंबर, डिक्सन दोनों पे ही बाय का व्यू है और दोनों को ही बाय करना चाहिए। ओके, तो खरीदारी करने की राय है आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स में। डिक्सन खरीदें, अंबर खरीदें। और अंबर एंटरप्राइजेस तो आपको याद ही होगा, सिद्धार्थ सेदानी साहब का नीले नीले अंबर से आपको याद हो जाना चाहिए। उनकी भी राय फंडामेंटली खरीदारी करने की। लेकिन एक स्टॉक और है सेठी साहब, उस पर आपको देनी है राय, और वो है जस्ट डायल, जिसको आपने बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड किया था। वहाँ से लगभग 70-80% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, और वो भी महीने 1.5 महीने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। लेकिन कल एक डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये कि HDFC म्यूचुअल फंड ने की है यहाँ पर बिकवाली 16 मार्च को, परसों मतलब समझ लीजिए, 12,40,000 शेयर बेचे हैं। क्या है आपकी राय, क्या आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या बने रहें? नहीं देखिए अनिल जी, इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ। इस तरह की जो कंपनियां हैं वो बहुत ही दमदार प्रदर्शन एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल हो रहा है। जैसे हम इंडिया मार्ट इंटरमेश को भी देख रहे हैं, इन्होंने हाल ही में अपना जो B2B सेगमेंट में जो JD मार्ट करके अपना पोर्टल को काफी सीरियसली लॉन्च करा है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिलेगा। हालांकि इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई करा था 550 के लेवल पे, वहां से तो ये 1000 रुपए के ऊपर तक चला गया था, और अभी पिछले थोड़े दिनों से कुछ करेक्शन आया है हल्का फुल्का। बट मुझे लगता है इस स्टॉक में जिन्होंने मेरे बोलने पे उन लेवल्स पे लिया हुआ है, अभी भी होल्ड करने की सलाह है। HDFC म्यूचुअल फंड ने जो अपनी हिस्सेदारी बेची है, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा ही हुआ, जो हैंगओवर था वो निकल गया और अब ये स्टॉक वापस से चलना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक एंड वुड रिकमेंड होल्ड एंड बाय ऑन एवरी डिक्लाइंस। ओके, होल्ड और खरीदारी करें, डिक्लाइन नीचे आए तो और लीजिए। एक और स्टॉक ऐसा ही है बंसल जी, जिसके चार्ट देखिए, और वो है IFGL रिफ्रैक्टर्स। यहाँ पर भी L&T म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 5% से घटाकर 2.25% की है। 12 मार्च को लगभग 9.25 लाख शेयर बेचे हैं। इसके चार्ट क्या कह रहे हैं?
देखिए अनिल जी, चार्ट तो इसके पॉजिटिव है और मार्केट की करेक्शन में स्टॉक करेक्ट हो रहा है और नीचे में अगर हम देखें तो 267 से लेकर 270 का जो जोन है खरीदारी का जोन है और स्टॉक करेक्शन ले रहा है। कल भी स्टॉक डाउन था, तो अगर 267 से लेकर 270 का जोन आता है तो वो अच्छे स्तर है स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर IFGL रिफ्रैक्ट्रिक्स का एकदम पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है।